नमस्कार, स्वागत है आपका सनसेट टीवी पर और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद फातेह टीपू। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की छठी सभा के लिए भारत का मंच तैयार है। 3 दिनों तक होने वाली इस बैठक में मंथन होगा कि कैसे सौर ऊर्जा के व्यापक उपयोग में तेजी लाई जाए, साथ ही भारत नेट जीरो के लक्ष्य को कैसे हासिल करे। आज हम इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ जुड़ रहे हैं 2 खास मेहमान, डॉक्टर अजय माथुर जो डीजी हैं आईएसए यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस के, और सुब्रमण्यम पुलिपाका जी जो सीईओ हैं नेशनल सोलर एनर्जी फेडरेशन ऑफ इंडिया के। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। पुलिपाका साहब, आपने देखा कि किस तरीके से भारत सौर ऊर्जा की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। अगर मैं एक बैठक की बात करूं आपसे, तो पूरी बैठक को आप कैसे देखते हैं? देखिए जी, अगर सोलर एनर्जी के सेक्टर में अगर हम देखेंगे तो भारत एक वर्ल्ड लीडर है और उसका एक टेस्टमेंट है ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस। 116 देश एक साथ आके वर्ल्ड का ये क्लाइमेट चेंज के जो अगेंस्ट जो फाइट है उसके लिए सोलर एनर्जी का जो महत्व है, ये सब लोगों ने बैठ के उसके लिए सॉल्यूशंस, उसके लिए इतने सारे कंट्रीज में, इतने सारे देशों में सोलर के एप्लीकेशंस को हम कैसे आगे बढ़ाएं, ये सब चीज़ों के बारे में चर्चा होने वाला है। और खास तौर पे इस साल इंडिया का G20 का भी अध्यक्ष रहा है, उसका भी बहुत ही महत्वपूर्ण आउटकम्स निकले थे सोलर एनर्जी और रिन्यूएबल एनर्जी के फील्ड में। 2 तारीख तक होने वाले आईएसए असेंबली का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है इस मामले में। और अगर अभी हम देखेंगे तो दुनिया में बहुत ही जगह पे एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट्स का इंटेंसिटी बढ़ रहा है। जी। अनसीजनल रेन्स, टोरेंशियल रेन्स, फॉरेस्ट फायर्स, तो इन सब को कॉम्बैट करने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी का जो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट और इम्पॉर्टेंट रोल है, उसको रिकन्फर्म करते हुए सारे देश एक जगह पे आके सिंगल वॉइस में उनका जो कमिटमेंट है वो कन्वे करने का ये टाइम है। और आईएसए असेंबली इसके लिए बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है और इसके लिए हमको आईएसए असेंबली के ऊपर बहुत ही ज़्यादा उम्मीद है। माथुर साहब, चूंकि आप लगातार आईएसए से जुड़े रहे हैं और बड़ी गहराई से आप काम कर रहे हैं, किस तरह की उम्मीदें हैं आपको इन 3 दिनों की बैठक से? जो मुद्दे हैं वो तो बिल्कुल ही, जो कहते हैं एक तरह से एजेंडा जो होगा कि भाई आईएसए की ऑडिट रिपोर्ट पास होगी, वो सब तो चलिए ठीक है। लेकिन जहां तक सौर ऊर्जा को बढ़ाने का सवाल है, इसमें 3-4 इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं। एक तो ये है कि किस प्रकार से जिन देशों में पैसा नहीं पहुंच रहा है उनमें किस प्रकार से पहुंचा जाए। जैसे अभी आपका एक टिकर चल रहा था कि पिछले वर्ष में $380 बिलियन दुनिया भर में सौर ऊर्जा में निवेश किए गए। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि 380 तो किए गए जी, अधिकतर ये ओईसीडी देश और चाइना में गए। बाकी अगर पूरे अफ्रीका को देखें तो वहां पर कुल मिला के 2-3% ही कुल निवेश हुआ। तो पहला मुद्दा तो यह कि किस प्रकार से बढ़ाया जाए। जब हम बात करते हैं फाइनेंशियर से तो वो लोग कहते हैं कि हमें इस पे पूरी तरह से विश्वास नहीं कि हमें पैसा वापस मिलेगा। इसके लिए आईएसए ने एक ग्लोबल सोलर फैसिलिटी बनाई है, इस साल उसके ऊपर चर्चा होगी। दूसरी ओर इसको पैसा अगर अवेलेबल होगा तो लेगा कौन? उसके लिए हम लोगों ने स्टार्टअप्स आइडेंटिफाई किए हैं। अफ्रीका में 20 स्टार्टअप आइडेंटिफाई किए हैं जिनको, जो कि मेरे विचार से कल अमेज़न हो पाएंगे जो सोलर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे अफ्रीका में। इस असेंबली में हम लोग ये भी कोई कह रहे हैं कि अब इस जो ये कंपटीशन है इसको बढ़ा के एशिया में लाया जाए। अफ्रीका में 20 किए, अब एशिया में 20 करते हैं। तीसरी चीज ये है कि हम लोग हर साल ये देखते हैं कि इस साल में क्या क्या हुआ सोलर टेक्नोलॉजी में, सोलर मार्केट्स में और सोलर इन्वेस्टमेंट में। तो इसके लिए हम लोग 3 ये रिपोर्ट रिलीज करेंगे, सोलर टेक्नोलॉजी, सोलर मार्केट्स और सोलर इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर। सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले 1 साल, जब हम लोगों ने पिछले साल ये रिलीज की थी तो इस बात पे ये दुख प्रकट किया था कि एक ओर से तो चलिए देशों में कम निवेश हो रहा है, और दूसरी ओर ये भी कहा था कि छोटे जो
सोलर एप्लीकेशंस हैं, जैसे कि आपके घर के ऊपर सोलर पैनल्स हैं या सोलर मिनी ग्रिड्स हैं, इनमें पूरी तौर से निवेश नहीं हो पा रहा था। लेकिन इस साल हमने उसमें बहुत बढ़ोतरी देखी है। एक चीज जो अभी भी हम लोगों को खलती है वो ये है कि अधिकतर जो प्रोडक्शन है सोलर पैनल्स का, वो अधिकतर 1 या 2 देश में ही हो रहा है जी। इसकी वजह से जब वहां से वो जहाज पे बैठ के एक देश से दूसरे देश पे आते हैं तो उसका कमी पड़ जाती है, तो दाम बढ़ जाते हैं। तो जहां सोलर के दाम कई सालों से कम हो रहे थे, अब बढ़ने शुरू हो गए। इसलिए ये जरूरी है कि सोलर मैन्युफैक्चरिंग दुनिया में जगह जगह पर होनी शुरू हो। बिल्कुल। इन्हीं विचारों के साथ हम लोग इस सोलर असेंबली को आगे देख रहे हैं। ये भी कोशिश कर रहे हैं कि जो ऊर्जा, जो बिजली के अलावा जो नॉन फॉसिल फ्यूल, नॉन कार्बन एमिशन एनर्जी है, वो किस प्रकार से होगी, उसके लिए हाइड्रोजन किस प्रकार से शुरू होगी, उसके ऊपर भी बहस होगी। तो ये बड़े बड़े मुद्दे हैं जिनके ऊपर की असेंबली में चर्चा होने की संभावना है। सुब्रमण्यम साहब, जैसा कि आपने सुना कि माथुर साहब कह रहे हैं कि 3 तरह की रिपोर्ट पेश की जाएगी। भारत प्राकृतिक रूप से भाग्यशाली है कि 300 दिन का सूर्य दिवस होता है सूरज की रोशनी के एतबार से। 2030 तक मोटे तौर पर आईएसए का लक्ष्य है कि 1 अरब लोगों तक सौर ऊर्जा पहुंचाई जाए। आपको लगता है ये संभव हो पाएगा, और किस तरह का के प्रयास अब तक किए जा रहे हैं? बिल्कुल संभव होगा। अगर हम हमारे देश के स्टैटिस्टिक्स देखेंगे, पिछले 7 साल में इंडिया का जो सोलर कैपेसिटी है वो 17 गुना बढ़ गया था। जी जी। आज के दिन हमारा टोटल इंस्टॉल्ड सोलर कैपेसिटी 71,000 मेगावाट है, और इंडिया का खुद अपना टारगेट है 2030 का 280 से 300 गीगावाट का सोलर लगाने के लिए। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिनका फोकस लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, स्मॉल आइलैंड कंट्रीज, जहाँ पे क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट बहुत ही ज़्यादा होने वाला है, और वहाँ पे सोलर एनर्जी का पेनिट्रेशन भी उतना अच्छे तरीके से नहीं हुआ। तो इन सब के पास सौर ऊर्जा का एप्लीकेशंस का, जैसा माथुर साहब बता रहे थे, वो पहुँचाने का काम आईएसए ने बहुत ही अच्छा कर रहा है। अभी मैं उनका रिपोर्ट पढ़ रहा था, पिछले 2-3 साल में ऑलमोस्ट 10 गीगावाट, 10,000 मेगावाट का प्रोजेक्ट्स का फैसिलिटेशन का काम आईएसए ने किया था जी। 4,000 लोगों को, आईएसए कंट्रीज के लोगों को ट्रेनिंग का काम आईएसए ने किया था। तो ये सब एंगल्स को अगर हम देखेंगे तो ये मैं कॉन्फिडेंटली बता सकता हूँ कि जो रीच है और जो एनर्जी एक्सेस है वाया सोलर एनर्जी, वो करना बहुत ही संभव है, और वो सिर्फ आईएसए ही कर सकता है। माथुर साहब, जिस तरह से मैं नेट ज़ीरो की अगर बात करूं कि नेट ज़ीरो का जो लक्ष्य है, भारत उसको हासिल करने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है, लेकिन अगर मैं दुनिया के कंपैरिजन के लिहाज से बात करूं तो आपको लगता है कि अभी उसकी चाल क्या है? सबसे बड़ा इसमें जो चैलेंज है वो ये है कि ये किस प्रकार से इकोनॉमिकली वायबल हो पाएगा। जी। पिछले कुछ दिनों में हम लोगों ने ये देखा कि भारत सोलर प्लस विंड प्लस बैटरी के जो प्रोजेक्ट हैं वो करीब ₹3.99 से लेके ₹4.21 पर यूनिट में बिजली दे सके। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि ये सबसे सस्ती बिजली है जो 24 घंटे अवेलेबल है। 24 घंटे। ये पहले प्रॉब्लम ये थी कि सौर ऊर्जा उस वक्त मिलती थी जिस वक्त सूरज चमक रहा हो, पवन ऊर्जा उस वक्त मिलती थी जिस वक्त हवा चल रही हो, लेकिन सोलर और विंड और बैटरी के तीनों को जोड़ से हम लोगों को 24 घंटे बिजली मिलती है, और अब ऐसे दाम पे मिलने लगी है जो कि वो सबसे सस्ती है। जी। इसकी वजह से दुनिया भर में जो चेंज आएगा, अब बैंक्स ये कहेंगे कि भाई बताइए, अब हम फॉसिल फ्यूल के प्लांट को क्यों पैसा दें आगे लगाने के लिए। जो पुराने हैं उनको कहेंगे कि भाई इसकी बिजली क्यों खरीदें जब हमें सोलर प्लस विंड प्लस बैटरी से सस्ती मिल रही है। इन चीजों की वजह से मेरा अपना ये विचार है कि बिजली के क्षेत्र में पूरी तरह से हम लोग नेट जीरो हो पाएंगे। बिजली के क्षेत्र में जो बिजली से अलावा ऊर्जा है, उसमें हाइड्रोजन पे हमें काम करना बहुत आवश्यक है। उसमें भी भारत आगे प्राथमिकता उसको दी जा रही है, लेकिन उस पर अभी जहां तक उसकी लागत है, अभी भी वो रेगुलर हाइड्रोजन से ज्यादा महंगी। सुब्रमण्यम साहब, कृषि के क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो तमाम जो कृषि के उपकरण हैं या जो और भी चीज़ें हैं,
हेल्थ की अगर मैं बात करूं, तो उसमें भी हम सौर ऊर्जा के उपयोग को किस तरह से बढ़ावा दें, उस पर अब तक क्या प्रयास किए जा रहे हैं? नहीं, ये बहुत ही अच्छा सवाल पूछा आपने। अगर एग्रीकल्चर सेक्टर हम देखेंगे तो पूरा वर्ल्ड में जो कार्बन एमिशंस है, लगभग 25 से 30% तक कार्बन एमिशंस एग्रीकल्चर सेक्टर से आ रहा है। और ये कार्बन एमिशन से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, और क्लाइमेट चेंज की वजह से एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट्स का इंटेंसिटी बढ़ रहा है, और उसके वजह से फिर वापस एग्रीकल्चर इफेक्ट हो रहा है, और हमारा फूड सिक्योरिटी भी इट इज़ ऑन द लाइन एज वी स्पीक। तो उसके लिए एक ही सॉल्यूशन है कि जो एग्रीकल्चर का एंड टू एंड जो इकोसिस्टम है उसको कंप्लीटली रिन्यूएबल एनर्जी डिपेंडेंट बनाना है। जैसा अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने बताया था कि अन्नदाता ऊर्जादाता भी बनेगा। बिल्कुल। इंडिया में पीएम कुसुम करके एक स्कीम है जहाँ पे फार्मर्स अपने पंप्स को सोलर के साथ चला सकते हैं। उसके अलावा अपने फील्ड में सोलर लगा के सोलर अपना बिजली पैदा करेगी और फील्ड में एग्रीकल्चर भी होगी। इसको एग्रीवोल्टाइक्स हम कहते हैं। तो इसका एप्लीकेशन यूरोपियन देशों में, जर्मनी, इटली, फ्रांस में बहुत ही अच्छे से इसका एप्लीकेशन हमने देखा था। और इंडिया में भी अभी हम फेडरेशन की तरफ से कल हम इंडिया एग्रीवोल्टाइक अलायंस भी लॉन्च कर रहे हैं, ताकि ये एग्रीवोल्टाइक का जो कॉन्सेप्ट है, बिजली और खेती एक ही ज़मीन में होना, ये भी एक कॉन्सेप्ट के तौर पे हम इसको पॉपुलेट करना चाहते हैं। दूसरा साइड से अगर आप देखेंगे तो जैसे गाँव में जहाँ पे एग्रीकल्चर होता है, वहाँ पे सिर्फ अगर आलू या टमाटर उसको हम मंडी में भेजेंगे तो वो उसका कीमत कम होगा। अगर आपको वहाँ पे सोलर का एप्लीकेशंस लगाएंगे, सोलर पावर्ड ड्रायर, सोलर पावर्ड कोल्ड स्टोरेज, सोलर पावर्ड रेफ्रिजरेशन सिस्टम, सोलर पावर्ड आटा चक्की, ये सब एप्लीकेशन की वजह से जो वैल्यू एडिशन है वो फार्मर के पास एक्रू होगी, और वो सही में हमारा फार्मर का इनकम भी डबल होगा। और ये जो हमारा प्रयास है फॉसिल फ्री फ्यूचर का, वो इसे हम अचीव कर सकते हैं। हेल्थ में भी अगर आप देखेंगे तो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स इंडिया में भी नहीं, अफ्रीका में और कई लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज और स्मॉल आइलैंड कंट्रीज स्पेशली, वहाँ पे ये जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में बिजली का एक्सेस बहुत कम है, और आपको वैक्सीन या मेडिसिन को रेफ्रिजरेशन का भी ज़रूरत है, जिसके लिए बिजली का भी ज़रूरत है। तो वहाँ पे भी सोलर का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण एप्लीकेशंस और इम्पोर्टेंस है। और मेरे हिसाब से सोलर एक एकलौता सॉल्यूशन है जो हम जहाँ पे कंज्यूम कर सकते हैं वहाँ पे पैदा कर सकते हैं, और इसी के लिए सोलर ही सॉल्यूशन है सब सेक्टर्स को डिकार्बनाइज करने के लिए। सोलर ही सॉल्यूशन है। माथुर साहब, फॉसिल फ्यूल की अगर मैं बात करूं तो ये लगातार एक तरीके से इसकी एक सीमा है, और देश और दुनिया की आबादी भी लगातार बढ़ रही है। इस अनुपात में ऊर्जा की खपत भी बढ़ रही है। तो वैकल्पिक ऊर्जा के रूप में आप और जो दूसरी जो ऑल्टरनेटिव एक तरीके से एनर्जी है, ऊर्जा है, उनकी तुलना में सौर ऊर्जा को आप कितना सुरक्षित मानते हैं माथुर साहब? अगर देखिए, दो अलग अलग रास्ते हैं। एक तो यह है कि जहां पर ग्रिड पहुंच सकती है, जहां ग्रिड पहुंच सकती है उसके लिए अब हम लोगों ने देख लिया कि 3.99 रुपए, 4.21 रुपए तक सोलर प्लस विंड प्लस बैटरी से बिजली मिल सकती है, जो कि और किसी से सस्ती हो। ये एक रास्ता हुआ। दूसरा हुआ, जिन लोगों के पास बिजली नहीं है जी, वहां पर सोलर मिनी ग्रिड लगा के आज की तारीख में सोलर और बैटरी को जोड़ के यदि आप ग्रिड को 10 किलोमीटर से ज्यादा खींचें तो सोलर प्लस बैटरी सस्ती पड़ती है, डीजल से सस्ती पड़ती है। जी। अपने देश में देखें तो यूपी और बिहार में कई सारे गांवों में आज की तारीख में ये सोलर मिनी ग्रिड से बिजली मिल रही है। मतलब यह है कि चाहे वो बड़ा एप्लीकेशन हो चाहे छोटे, अभी सुब्रमण्यम साहब ने बड़े सारे एप्लीकेशंस की बात की थी। इन सभी एप्लीकेशंस में सोलर इकोनॉमिकली वायेबल है। जी। हम लोगों ने ये देखा कि जो हेल्थ के आपने बात कर रहे थे, 5 देशों में डिमॉन्स्ट्रेशन प्रोजेक्ट्स, पायलट प्रोजेक्ट्स लगाए। उन सभी देशों में नंबर 1, आप वैक्सीन को कोल्ड स्टोरेज में रख सकते हैं। जी। नंबर 2, इन जगहों पर खासतौर से जिस वक्त रात में आवश्यकता हो, जैसे ऑपरेटिंग थिएटर्स में, तो बिजली अवेलेबल है। और तीसरी बात यह कि वो कहीं कम दाम में अवेलेबल है कंपेयर टू डीजल, जिससे कि आज की तारीख में जहां भी होती है वहां चलता है। इन सभी वजहों से हम लोग ये देख रहे हैं कि जगह जगह पर अब सोलर फॉर हेल्थ की बहुत बढ़ाई चढ़ाई चल रही है। अगर हम अपने यहाँ देखें तो नॉर्थ ईस्ट जितने स्टेट्स हैं सब में
सेल्को करके एक बेंगलोर की कंपनी है, उसने अधिक से अधिक जगहों पर जो हेल्थ फैसिलिटीज है, पर्टिकुलरली प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ फैसिलिटीज, उनमें सोलराइजेशन कर दिया है। जी। कहने का तात्पर्य यह है कि मॉडल भी है, इकोनॉमिक वायबिलिटी भी है, टेक्नोलॉजी भी है और डिजाइन भी है। अब हम लोगों का ये हमारे सामने चैलेंज है कि इसको कितनी जल्दी हम पूरी तौर से दुनिया में फैला सकते हैं। माथुर साहब, एक सवाल उठता है कि ये हर तरह से वायबल है और भविष्य के लिहाज से भी सुरक्षित है, और आने वाली जो जनरेशन है वो भी आसानी से इसका कंजम्पशन करेंगी। स्टोरेज की मैं बात करूंगा कि अगर इसकी स्टोरेज की अगर लोग इसके बारे में जानना चाहें तो इसके लिए क्या मैकेनिज्म है? देखिए, स्टोरेज के पिछले 2008 से लेकर 2022 तक करीब 90% दाम कम हुए। आज की तारीख में जो दाम है स्टोरेज के, उससे लगभग 20% और कम हो जाए, जो कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 2024-2025 में हो जाएंगे जी। तो ये सोलर प्लस बैटरी विल बिकम कॉस्ट इफेक्टिव। आज की तारीख में कई सारे बैटरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हिंदुस्तान में ही बन रहे हैं, अमेरिका में बन रहे हैं। तो यानी कि जो बैटरी की अवेलेबिलिटी है वो दुनिया भर में हो जाएगी। ये सिर्फ एक देश के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। आवश्यक यह है कि बैटरी को हम लोग किस प्रकार से आप और मुझ तक, हमारे घर तक पहुंचाएं। देखिए, आपके घर में, मेरे घर में बैटरी तो लगी है, इन्वर्टर में लगी थी पहले। अब चैलेंज ये है कि किस प्रकार से इन्वर्टर को चेंज करके हम लोग सोलर सिस्टम लगा लें, जो कि बैटरी में हम लोग को रात में बिजली दे। पुलिपाका जी, जिस तरीके से सर ने कहा, आपने सुना कि कैसे स्टोरेज भी संभव है, आपके नज़रिए से सोलर एनर्जी का स्टोरेज किस तरह से हो सकता है और क्या मैकेनिज्म हो सकता है? सोलर एनर्जी जो है बाय द वर्च्यू ऑफ बीइंग डिपेंडेंट ऑन सन सिर्फ सुबह से शाम तक ही अवेलेबल है, और वो एक रीज़न था कि इससे पहले तक कि सोलर को उसी एंगल से देखा गया था। अभी सर बता रहे थे पिछले 3 महीने से इंडिया में लगभग 5,500 का मेगावाट का बिड्स हुआ था। अभी एक हम नया सिस्टम निकाले थे, उसका नाम है FDRE, फर्म डिस्पैचेबल रिन्यूएबल एनर्जी। इसका मतलब ये है कि आप सोलर और विंड और स्टोरेज को किसी भी क्वांटिटी में आप उसको अरेंज करके राउंड द क्लॉक आप पावर दे सकते हैं जी। तो इसमें स्टोरेज का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल है। और इंडिया में अगर हम देखेंगे तो स्टोरेज का एप्लीकेशन 2 एंगल से हम देख सकते हैं। एक एंगल ये है कि जो बड़ा ग्रिड स्केल, लार्ज स्केल सोलर प्लांट्स को कैसे स्टोरेज के साथ इंटीग्रेट करें, वो जो मैं आपको बताया था बिड्स के साथ ये हो रहा है। वहाँ पे सिर्फ ये बैटरी स्टोरेज भी एक ऑप्शन नहीं है, पंप स्टोरेज, जहाँ पे इंडिया का अपने आप इंटीग्रेटेड एक हमारा इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है और हमारे पास एक्सपर्टाइज भी है, वो भी एक वायबल ऑप्शन निकल रहा है, ताकि सोलर जब अवेलेबल है आप उसको पंप करेंगे और नॉन सोलर अवेलेबल टाइम में यू विल यूज इट एज अ हाइड्रो। और दूसरा एंगल है डिस्ट्रीब्यूटेड सोलर। अभी रूफटॉप सोलर का इंडिया में बहुत ही ज़्यादा अपटेक बढ़ रहा है। अभी 72,000 मेगावाट जो अभी हमने इंस्टॉल किया तो उसमें लगभग मोटे मोटे 6-7 हज़ार ही हुआ था रूफटॉप का डिस्ट्रीब्यूटेड में, बट आने वाले 5-6 साल में वो फिगर 2-3 गुना होने वाला है। वहाँ पे अगर आप आपके रूफटॉप में, छत पे, जैसे माथुर साहब बता रहे थे, सोलर के साथ साथ अगर आप स्टोरेज लगाएंगे तो इसका 2 फायदे हैं जी। एक ये है कि वो आपको पावर बैकअप जैसा रहेगा, दूसरा है कि अगर ग्रिड को कभी ज़रूरत पड़ेगी तो फिर आपका स्टोरेज उनके लिए एक स्टोरेज मैकेनिज्म जैसा यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा देशों में ये ऑलरेडी अवेलेबल है जो स्मार्ट मैकेनिज्म है, और इंडियन गवर्नमेंट का ऑलरेडी पॉलिसी है, मीटर्स भी अभी रिप्लेस हो रहा है, टाइम ऑफ डे टैरिफ भी आ गया है, प्रोज्यूमर रूल्स में भी है। तो ये 2 एंगल से स्टोरेज का रोल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो तीसरा एंगल है जो माथुर साहब ने बताया था, मैन्युफैक्चरिंग और डिपेंडेंस, जो इंपोर्ट डिपेंडेंस है वो भी स्लोली घट रहा है। एक PLI ऑलरेडी आ गया था, दूसरा PLI आने वाला है, प्रोडक्शन इंसेंटिव स्कीम स्टोरेज के लिए। तो ये सब को अगर हम इंटीग्रेटेड अप्रोच से अगर देखेंगे तो आने वाले दिनों में सोलर प्लस स्टोरेज ही फ्यूचर है।
माथुर साहब, एक आंकड़ा बताता है कि 75 करोड़ लोगों तक अभी बिजली नहीं पहुंची है दुनिया में। आपको लगता है कि सौर ऊर्जा के जरिए ये संभव हो पाएगा? सौर ऊर्जा और ग्रिड को एक्सटेंड करने, दोनों को मिला के ये किया जा सकता है। जी। और ये बहुत लंबे समय में नहीं, 2030 तक किया जा सकता है। जहां ग्रिड को कॉस्ट इफेक्टिवली खींच सकते हैं जरूर खींचे, पर जहां नहीं कर सकते हैं वहां पर सोलर और बैटरी, सोलर मिनी ग्रिड लगा के इसकी इसको इन सभी लोगों को बिजली दी जा सकती है। लोगों को बिजली दी जा सकती है, पर ज्यादा जरूरी है कि उन लोगों के कामकाज के लिए बिजली अवेलेबल हो। जब वो अधिक समय तक काम कर पाएंगे, सुब्रमण्यम साहब ने बात की थी सोलर कूलिंग की, सोलर फोटोवोल्टाइक, एग्रो फोटोवोल्टाइक की, इन सब चीजों के तहत हम लोगों की इनकम भी बढ़ाएंगे और साथ में उनको ऊर्जा भी देंगे। ये दूना फायदा है सोलर मिनी ग्रिड लगाने का। सर, अगर मैं सोलर एनर्जी में रोज़गार की बात करूं, क्योंकि एक बड़ी मात्रा में इन्वेस्टमेंट भी इस पर संभावित है और तमाम देश उम्मीद भरी निगाहों से भारत की तरफ देख रहे हैं, तो रोज़गार के लिहाज से आप सौर ऊर्जा को कैसे आप देखते हैं? ये सौर ऊर्जा का जो क्षेत्र है वो आने वाले दिनों में रोजगार का हब बनने वाला है। अगर हम देखेंगे तो पिछले इंडिया का एग्जांपल अगर हम देखेंगे तो पिछले 7 साल में ऑलमोस्ट 1 मिलियन जॉब्स सोलर एनर्जी और एलाइड सेक्टर्स के वजह से एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुआ था। और आने वाले 7 साल में 2030 तक जो हमारा टारगेट है 280 गीगावाट, और हमारा मैन्युफैक्चरिंग आने वाला है 100 गीगावाट से ज़्यादा मॉड्यूल और सेल का मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होगा। 60-70 गीगावाट का पॉलीसिलिकॉन वेफर मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होगा। तो इसका भी एम्प्लॉयमेंट इंडिया में क्रिएट होगा। और तीसरा एंगल जो है आने वाला 7-8 साल में जो ग्रीन हाइड्रोजन है और सोलर विथ ग्रीन हाइड्रोजन, इसका भी एक महत्वपूर्ण रोल है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में। और ग्लोबल स्तर पे अगर हम देखेंगे तो वहाँ पे ऐसे बहुत सारे देश है जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल है रोज़गार के लिए सोलर एंगल से, स्पेशली लीस्ट डेवलप कंट्रीज़ में, अफ्रीकन कंट्रीज़ में, आइलैंड कंट्रीज़ में। सोलर एप्लीकेशंस सिर्फ बिजली उत्पादन और बिजली का एक्सेस के नाम पे काम नहीं करेंगे, बट रोजगार उत्पादन में भी काम करेंगे। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम है, जिसके तहत वो बहुत ही देशों का इंजीनियर्स को वहाँ पे लोकल उनका सिटीजन्स को और उनके टेक्नीशियंस को ट्रेन करके उनको वापस उनके कंट्री में सोलर में एम्प्लॉयमेंट के लिए ट्रेन करके भेजते थे। तो मेरे हिसाब से आने वाले 5 साल में पूरा विश्व को ये पता चलेगा कि रिन्यूएबल एनर्जी में ही असली मामला है, असली मामला छिपा है। माथुर साहब, आपको लगता है कि सौर एनर्जी के इस्तेमाल के एतबार से व्यक्तिगत स्तर पर अवेयरनेस की ज़रूरत है? व्यक्तिगत अवेयरनेस हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि जहां पर कि लोग ये तो जानते हैं कि सोलर से भाई फायदा होता है, बिजली बनती है, लेकिन उसको मैं किस प्रकार यूज करूं, मेरे किस प्रकार से फायदेमंद होती है, ये हम लोगों को जगह जगह पर पहुंचाना है। जैसे सुब्रमण्यम साहब ने अभी बोला, अगर आप लोगों तक ये नहीं पहुंचाएंगे तो उसको अडॉप्ट कैसे करेंगे? बिल्कुल। आईएसए का एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य यही है कि किस प्रकार से आप लोगों को ये बताएं कि अगर आपके घर में बिजली नहीं आती है, सोलर लगा लीजिए। अगर आप फार्मर हैं, कृषक हैं, और साथ में आपको अपने टमाटर को कुछ दिनों तक रखना है, सोलर कोल्ड स्टोरेज लगा लीजिए। जो हेल्थ वाले हैं, उनको अगर आपको वैक्सीन रखनी है तो वैक्सीन के लिए सोलर का इस्तेमाल कीजिए, वो चल जाए। कहने का तात्पर्य यह है कि जगह जगह पर किस प्रकार से आप सोलर इस्तेमाल कर सकते हैं, ये हम लोगों की सबसे एक महत्वपूर्ण चैलेंज है। एक जो मैं आपको हम लोगों की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है जी, कि हर देश में लोग कहाँ से मिले। सुब्रमण्यम साहब ने बात बताया कैपेसिटी बिल्डिंग का। हम लोग एलडीसी और स्विच से जो छात्र हैं, होनहार छात्र हैं, उनको लेके आते हैं। 20 छात्र हर साल आते हैं
जो IIT दिल्ली से मास्टर्स करते हैं रिन्यूएबल एनर्जी में, सोलर एनर्जी में। जब वो वापस जाते हैं तो आप ये सोचिए कि कितना उनका मल्टीप्लिकेटिव इफेक्ट होता है, किस प्रकार से वो बता पाते हैं कि आप किस प्रकार से इस्तेमाल करें। वो सोल्यूशन भी देते हैं, वो एडवाइस भी करते हैं, और साथ में वो एंटरप्रेन्योर भी बनते हैं। हमारा गोल ये रहना चाहिए सब लोगों का कि किस प्रकार से आपको और मुझे हमारे जिंदगी में किस प्रकार से सौर ऊर्जा आ सके, इसके ऊपर अधिक से अधिक प्रयास करना होगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। आप लोग ने हिस्सा लिया इस ख़ास कार्यक्रम में। फ़िलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। अगले एपिसोड में हम हाजिर होंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए मेरी पूरी टीम के साथ इजाज़त। देखते रहिए सनसेट टीवी।